हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा फिजिक्स का पेपर लिखने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में होनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजीज को रखना है, यानी अच्छे प्रिपरेशन के लिए। ओके, अच्छे हमारे फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को कौन सी बातें ध्यान में रखना है। और सिंस अब तुम्हारी प्रिपरेशन अगर अच्छी हो गई है तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तुम्हारा पेपर का लिखने का तरीका बहुत जरूरी है। तो क्योंकि यही तरीका रहेगा जो डिफाइन करेगा तुम्हारे मार्क्स को, है ना। सही तरीके के जो मतलब क्या है, छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत मायने रखती है ना। तो आज हम लोग उन्हीं छोटी बातों पर डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक, है ना। वो है हाउ टू राइट अ परफेक्ट बोर्ड एग्जाम पेपर, है ना। अब सबसे पहली बात हम लोगों को ध्यान में रखना है अंडरस्टैंडिंग द मेंटालिटी ऑफ एग्जामिनर, है ना। जो एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक करेगा उसका मेंटालिटी समझो पहले तो। ओके, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम एग्जामिनर हो और तुम्हारे पास में पेपर चेकिंग के लिए आया हुआ है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? तुम एक्सपेक्ट करोगे जो पेपर चेक करने आया है वो एकदम सही रहे, एकदम सही इन द सेंस करेक्ट नहीं रहे, एटलीस्ट उसका प्रेजेंटेशन जोरदार रहे। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ओके, एक बात मैंने सीखी है वो ये है, वेल बिगन इज हाफ डन। ओके, जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत तो अच्छा ही होता है, वो आधी रेस तो तभी जीत गया है। ओके, तो प्रेजेंटेशन जो है, तुम्हारे पहले 2-3 पेजेस जो रहेंगे ना तुम्हारे बोर्ड के आंसर शीट के, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। वो पहले 2-3 पेजेस में ही एग्जामिनर को ये आ जाता है दिमाग में कि भाई ये बंदे का पेपर क्या है, ये बंदे की प्रिपरेशन क्या है, इस बच्चे ने प्रिपरेशन कैसी की है। ओके, पहले 2-3 जो पेजेस है ना जिसमें तुमने आंसर्स लिखे एकदम परफेक्ट होने चाहिए और एकदम नीट एंड लेजिबल होने चाहिए। लेजिबल यानी भाई पढ़ते आना चाहिए, नहीं तो रंगोली ज्यादा है उसके अंदर, कट 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 करी हुई, तो ऐसा नहीं चाहिए। सो इसीलिए ये एग्जामिनर की मेंटालिटी है कि भाई वो पहले 2-3 पेजेस से ही समझ जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ये काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये कोई 2 या 3 साल पहले के लोग नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ओके, और ये इनका एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि भाई ये 3-4 पेजेस में ही क्लियर हो जाता है कि भाई सामने वाले बच्चे ने कितना प्रिपेयर किया है और कितने प्रिपरेशन से उसने बोर्ड एग्जाम दिए। ठीक है, हाँ, ये हमारे 2 साल का मेहनत है। तो 2 साल का मेहनत बहुत जरूरी है, एकदम सही तरीके से लिखना। ओके, तो पहला चीज समझ में आया कि हमको पहले 2-3 पेजेस में ही एग्जामिनर को इंप्रेस कर देना है कि हमने पेपर जोरदार लिखा है। अगेन स्टार कंडीशंस अप्लाई कि तुमने पढ़ाई अच्छे किया, बगैर पढ़ाई के ये टिप्स काम के नहीं है। तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के पहले, तो उसके लिए मैंने कल वीडियो बना के रखा है। ओके, आई बटन में लिंक है, लिंक आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसे। चलो सेकंड पॉइंट है न्यू सेक्शन न्यू पेज। सो एज एवरीवन नो, फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। एक बात ध्यान में रखना, हर सेक्शन को नए पेज से शुरुआत करना है। ओके, हर सेक्शन को नए पेज से, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर सेक्शन को नए पेज से डिफाइन करना है। ओके, नए पेज से। भले ही सपोज तुम्हारे पेपर है ऐसा, इस तरीके का पेपर है ना, ये मार्जिन, ये लेफ्ट साइड का पेपर है, ये राइट साइड का, तुमने 3-4 लाइन लिखी और यहाँ पे खत्म हो गया सेक्शन, तो नया सेक्शन, ये मत सोचो कि इतना बच गया है जगह तो इस जगह में कंटिन्यू कर लूंगा, नया सेक्शन यहीं से चालू करूंगा। सेक्शन ए हो गया सपोज बी, और फिर यहां से लिखना चालू कर देना नया सेक्शन। तो एक बात ध्यान में रखना है, न्यू सेक्शन न्यू पेज। ओके, क्लियर विद दिस। चलो दूसरा स्ट्रेटेजी भी ध्यान में आया। तीसरा स्ट्रेटेजी, राइटिंग द एमसीक्यू आंसर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बार गलती करते हैं कि भाई पूरा एमसीक्यू लिखने का कोशिश करते हैं, मतलब क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके अंदर आंसर लिखेंगे। नहीं, बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि भाई पहले क्वेश्चन के एमसीक्यू का आंसर अगर ए है तो उसको ए लिखो ऐसा जैसा दिया हुआ है, और आगे उसका ऑप्शन लिख दो, एक लाइन छोड़ो, दूसरे का ऑप्शन बी है वो लिख दो। ठीक है, अब सपोज कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, जैसे फिजिक्स में एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सबसे लास्ट पेज पे है ना, लास्ट पेज पे जो लास्ट पेज है ना तुम्हारे आंसर शीट का, उस पर रफ वर्क लिख दो और सॉल्विंग उधर करो। लेकिन न्यूमेरिकल्स की जो रफ जो तुम्हारा कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस, ओके करेक्ट वर्ड वुड बी कैलकुलेशंस, एमसीक्यू के न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन आएगा लास्ट पेज पे, लास्ट पेज पे कैलकुलेशन करो और फिर बाद में यहां पे आंसर लिख लो। सपोज चौथे का डी का आंसर है 0.7 न्यूटन पर मीटर,
सरफेस टेंशन है ना तो ये ऐसे बस यहाँ से इसका कैलकुलेशन लास्ट पेज पे करो, यहाँ पे कैलकुलेशन बताने का जरूरत नहीं है। डोंट बी स्मार्ट, लाइक ओवर स्मार्ट मत बन जाओ वहाँ पे। नहीं, बहुत से बार बच्चे ही सोचते हैं कि मैं यही बता दूंगा तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सिंपल सिंपल पेपर रहना चाहिए ना, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, है ना। सी ऑप्शन सपोज है उसका, सी ऑप्शन, तो उसका आंसर इधर है ना। तो इसका कैलकुलेशन लास्ट पेज पे कर लो, रफ वर्क लिख दो वहां पे और वहां पे कैलकुलेशन कर लो और आंसर इधर लिख लो। ओके, हाँ ये चीजें लिखना जरूरी है, कौन सा ऑप्शन है, ये तो मार्क्स कट जाएंगे, वो लिखना जरूरी है। और आगे स्टेटमेंट भी पूरा, जो उस ऑप्शन है वो ऑप्शन पूरा लिखना जरूरी है। क्वेश्चंस लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, वो टाइम आगे काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अटेम्प्टिंग द कंपलसरी एंड ऑप्शनल क्वेश्चन। अब बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग फटाफट पूरे कंपलसरी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ऐसा मत करो। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, सेक्शन ए जो है कंपलसरी है, वो तो पूरा सॉल्व कर लोगे तुम। ठीक है, अब सेक्शन बी में तुमको, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 होते हैं। ये टोटल 12 क्वेश्चन है, ये 12 में से तुमको 8 सॉल्व करने। ठीक है, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है। फिर 15 से लेके ऐसे ही 12 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 27 तक, सॉरी 26 तक, फिर 27, 28, 29, 30, 31, है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना, करेक्ट है, 26 तक, है ना। तो जो भी कैलकुलेशन है एनीवेज जान दो, मैं तुमको समझा देता हूँ। जो आगे सेक्शन है, ये सेक्शन बी है ना, फिर आएगा सेक्शन सी, फिर आएगा सेक्शन डी। अब ये जो है ना, इसमें तुमको 8 सॉल्व करने हैं। अब अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो 12 सॉल्व कर लो यहाँ पे, लेकिन टाइम देखो तुम्हारे पास में समय है क्या। अगर समय नहीं है, तुमको लग रहा है बहुत समय लग रहा है तुमको यहाँ पे, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो उनको, 8 ही करो और जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ के रख दो कि बाद में अगर याद आया तब के तब, क्योंकि सेक्शन नया पेज है, सेक्शन स्किप मत करो, एक ही जगह पे एक सेक्शन रखो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सेक्शन ए चालू किया, सेक्शन बी चालू किया, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 12 लिखा। ठीक है, तुमने कर लिया, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब तुमने सेक्शन सी सॉल्व कर लिया नेक्स्ट पेज से, सेक्शन सी। अब तुमको लगा एंड में कि कोई एक आधा कट करना है और एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, या फिर एक्स्ट्रा सॉल्व करके रख देना है ना, इसके पास में तुम्हारे पास में जगह है। तो क्या करना है, यही पेज जब तुम्हारा एक खत्म हो गया तो इसके आगे एक पेज छोड़ दो, एक पेज ब्लैंक छोड़ दो, बाद में उसको कट कर देंगे ना हम लोग। अगर नहीं वहां पे कुछ लिखा है तो वहां पे कट कर देना, एक पेज ब्लैंक छोड़ दो। क्यों, इसलिए अगर एंड में समय बच जाता है या फिर चेक करते हो तुमको समझ में आया कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया, तो तुम्हारे पास में जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी है और उसके बाद में वापस सेक्शन बी कर रहे हो। एक ही जगह पे रखो सारे सेक्शंस को, सारे क्वेश्चन अंडर वन सेक्शन एक ही जगह पे होना चाहिए। वैसे ही इसके लिए सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो और बाद में और 2 पेजेस छोड़ दो, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है 3-3 मार्क के, तो इनके लिए 2 पेजेस छोड़ के रख दो कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर बाद में सॉल्व करना है तो वहां कर देंगे, और अगर नहीं सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कट कर दो। जगह छोड़ने के मार्क्स नहीं कटेंगे नहीं तो जगह छोड़ दिया सर, एक पेज छोड़ दिया, एग्जामिनर ने 1-2 मार्क कट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। छोड़ दिया, अब एंड में क्या है, नहीं वहां पे समय नहीं मिला, हमने कट कर दिया वहां पे, है ना। कट जरूर करना है, लेकिन याद से कट करो उसको। क्लियर विद दिस? तो अटेम्प्टिंग समझ में आया सबको? अगर इसमें से कुछ भी डाउट आता है तुमको, कोई कॉन्सेप्ट या कोई स्ट्रेटेजी में नहीं समझ में आता है ना, कमेंट करो, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट। ओके, समझ में आया सबको सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है? हर सेक्शन के बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ो, ताकि उस सेक्शन के क्वेश्चंस में अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है तो वहां पे करेंगे हम लोग। चलो, 5वां, सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अरे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि भाई बच्चे की पढ़ाई कैसी है। न्यूमेरिकल्स तो भाई इनएविटेबल पार्ट है फिजिक्स का, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना, अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, आई पर्सनली सजेस्ट टू माय एवरी स्टूडेंट इज कि गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन, ये फॉर्मेट में लिखो। पहले गिवन लिख दो, फिर टू फाइंड लिखो, फिर सॉल्यूशन। देखो इस चीज का मार्क नहीं है, यू डोंट गेट एनी मार्क फॉर राइटिंग गिवन एंड टू फाइंड, कोई मार्क नहीं है।
बट सर मार्क नहीं तो फिर लिख क्यों रहे हम लोग, हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बेटा पहली बात तो ज्यादा समय ज्यादा नहीं है इसमें। ओके, हार्डली गिवन ऑन टू फाइंड को लिखने के लिए 30 सेकंड 45 सेकंड के ऊपर नहीं लगते। ओके, मिनट भी नहीं लगता गिवन तो, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में से तो छापना है उसको, है ना। तो लेकिन इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है ना, कि एक चेक करने वाले को एक समझ में आता है कि भाई बंदे ने सच में मेहनत किया है पेपर लिखने में, बहुत सिस्टमैटिक लिखा है। वो मैसेज ही क्लियर हो जाता है कि भाई ये बच्चे ने न्यूमेरिकल भी कितना सिस्टमैटिक वे में अटेम्प्ट किया। तो ये चीज ध्यान में रखो, ये करो। ओके, आई एनकरेज एवरी स्टूडेंट टू डू दिस। मैं 9th के भी स्टूडेंट को, मैं 9th के बैच में, 10th के बैच में, 11th के बैच में, 12th के बैच में, हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि यही फॉर्मेट रखो। ओके, बिकॉज इट गिव्स क्रिस्टल क्लियर मैसेज कि सर मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया और मैंने बहुत जान डाली है पेपर लिखने में। ओके, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। दूसरी बात न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देखो, सपोज एक क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBT, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये इक्वल टू देना भूल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा अपन स्टेप्स लिखते हैं ना, ये हो गया फॉर्मूला, इसका आधा मार्क मिलता है ना। फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, 3/2, फिर k की वैल्यू, फिर t की वैल्यू डालेंगे, इसका आधा मार्क है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, और जो फाइनल आंसर है 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये स्टेप्स करोगे, फिर यहाँ पे तुम, है ना, बहुत सारी स्टेप्स करोगे और फिर यहाँ पे फाइनल आंसर निकालोगे, दैट मींस जूल, इसको 1 मार्क है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसे ये इसके। अब तुम बोलोगे सर ये स्टेप्स के मार्क्स, नहीं, स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, ये मैथ्स नहीं है, यहाँ स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पे गिवन, सॉरी, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, आंसर, दैट्स इट। इतने के ही मार्क होते हैं फिजिक्स में, हमेशा ध्यान में रखना, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर। ओके, हाँ, तो मैं बात क्या कह रहा था कि इक्वल टू को हर इक्वल टू एक के नीचे एक आने दो, एक सिस्टमैटिक में दिखता है। जरूरी नहीं हर जगह के ही लिखते बैठो, के पहले लिख दिया चलता, इक्वल टू एक लाइन में आने दो, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है वो पेपर में, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होता है, कुछ बच्चों का ऐसा चालू होता है, के ई इज इक्वल टू 3/2 kBT इक्वल टू 3/2 इंटू डैश इंटू टी डैश, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना जूल, यानी शुरू यहां से किया, खत्म कर। अच्छा 3-4 स्टेप नहीं बची, नहीं तो पेज के बाहर ही चल जाता था है ना। ऐसा मत करो, एक लाइन में आने दो ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। बहुत से बार बच्चे इसको यहाँ पे ऐसे इंप्लाइज का साइन देते हैं, अरे इंप्लाइज का साइन नहीं होता है, वो इक्वल टू साइन, इक्वल टू और इंप्लाइज में फर्क होता है। दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज इंप्लाइज। ये कहीं पे भी मत, तो मतलब दिमाग, मतलब कहीं लगा इंप्लाई दे दिया, कहीं लगा कुछ भी दे दोगे, ऐसा नहीं, इक्वल टू है तो इक्वल टू दो ना। हाँ, ओके, समझ में आया? तो ये है सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट, मार्जिन्स। बेटा मतलब पता नहीं मुझे, है ना, ये चीज थोड़ा, मतलब आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट मार्जिन्स, है ना जो स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं, अगर होंगे वीडियो, उनको पता है, मैंने ये इस पे तो खास करके एक लेक्चर दिया है कि मार्जिन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो अभी क्या होता है ना, ये सपोज तुम्हारे आंसर शीट है ना, ऐसा आंसर शीट है, ये ऐसे है, ऑलरेडी एक मार्जिन आता है यहाँ पे ऐसा, है ना। अब तुम लिखते हो, मेरा सजेशन क्या होता है कि जैसे ही तुमको पेपर मिल गया, तुमको पेपर थोड़ा पहले मिलता है, आंसर शीट पहले मिल जाती है और शायद बुकलेट भी पहले मिल जाती है, तो आंसर शीट मिलने के बाद में पहले उस पर थोड़े मार्जिन खींच लो। ओके, देखो सबसे पहले मार्जिन ये यहाँ पे खींच लो, है ना, मार्जिन यहाँ खींच लो, और एक हल्की मार्जिन, दिखना नहीं चाहिए, एकदम हल्की मार्जिन, बहुत ज्यादा डिस्टेंस की नहीं, यहाँ खींच लो, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, एकदम हल्की। ये डार्क रही तो भी चलता, ये डार्क रही तो भी चलता, ये एकदम हल्की होनी चाहिए। अब ये मार्जिन लगाने क्यों बोले मैंने, है ना, क्यों कहा मैंने ऐसा, देखो दो बातें हैं इसकी। तुम जब पेपर लिखते हो ना, तुम्हारा पेपर इतने ही जगह में लिखता है और बहुत अच्छा लगता है, इतने जगह में, यहाँ पे खत्म हो गया इस पार्ट से, फिर यहाँ से चलो, ओके, सिर्फ इतने जगह में ही तुम्हारा पेपर दिखेगा, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने दूसरे ये वाली मार्जिन क्यों निकालने बोला, सपोज तुम्हारा एक डेरिवेशन है, ओके, तुमको कोई एक डेरिवेशन आया है लिखने के लिए, तो तुम क्या करोगे, सपोज वो 8 क्वेश्चन का डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, है ना, जो तुम्हारे डेरिवेशन है, मैं आऊंगा आगे, है ना, उसके बारे में भी आऊंगा।
तो जो डेरिवेशन है हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फिर सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लिखा, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, है ना, फिर थर्ड पॉइंट लिखा, फिर फोर्थ पॉइंट लिखा। ये अगर ऐसा लिखोगे ना तो बहुत सिस्टमैटिक दिखेगा, पॉइंट्स दिखेंगे, है ना। तो जो पॉइंट्स होते हैं डेरिवेशंस के वो इसमें होना चाहिए। हाँ, वो शायद पॉइंट लिखने में नहीं आए उसके बारे में, तो एक बात ध्यान में रखना, डेरिवेशंस, है ना, ये हमेशा पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करो, पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करो डेरिवेशंस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट, जैसे कोई डेरिवेशन है, वो प्रेशर वाला डेरिवेशन है, तो पहले डिफाइन कर लो, और पॉइंट वाइज में भी डेरिवेशंस में खास करके पहला पॉइंट पूरा डिफाइन करो, जो जो चीजें लगेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर वाले, रेडियस निकालना है nth बोर ऑर्बिट का, तो पहले लिखो लेट ई बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा लिखो, शॉर्टकट्स मत लिखो, इलेक्ट्रॉन, ओके, एन बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा पहला पॉइंट में लिखो। फिर दूसरे पॉइंट में अकॉर्डिंग टू, अगेन एज आई सेड शॉर्टकट नहीं यूज करना है, मैं लिख रहा हूं अभी का, लेकिन तुमने नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू बोर्स, ये वाला पोस्टुलेट, ऐसा ऐसा। फिर तीसरा पॉइंट, ओके, फिर चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज दो, क्योंकि डेरिवेशन पॉइंट वाइज लिखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, ओके, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा वो डेरिवेशन, ओके। और चेक करने वाले को भी समझ में आएगा कि भाई देखो कितना सही लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट लिखा। और खास करके जब पेपर होने के बाद जब तुम चेक करोगे तो तुमको तुम्हारी मिस्टेक्स बहुत क्लियरली, अगर कोई मिस्टेक की है तुमने तो वो दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम्स, अरे ये सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है फिजिक्स में, खास करके डायग्राम्स। बायोलॉजी में तो कर लेते हैं जिनका बायोलॉजी, फिजिक्स में बहुत निगलेक्टेड। देखो फिजिक्स में एक तो ज्यादा डायग्राम्स पूछते नहीं है ना, बहुत ज्यादा डायग्राम्स नहीं है, ओके। साइक्लोट्रॉन की थी वो तो हटा दिया, वेंटिग्राफ जनरेटर था वो भी हटा दिया, है ना। तो देखो कैसे कि डायग्राम्स तो बहुत ज्यादा है नहीं हमारी इसमें फिजिक्स में, है ना। लेकिन जो भी डायग्राम्स है, जिसका भी डायग्राम है, गॉस लॉ का डायग्राम हो या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए जो इक्वेशंस है उसके डायग्राम्स हो, याद रखो पेंसिल से ही ड्रॉ करो, पेन से ड्रॉ मत करो, बिकॉज इफ यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम बाय पेन, क्लियर मैसेज है कि कितना कैसा बच्चा है कि भाई पेंसिल नहीं यूज कर सकता था, ओके। ऐसा होता है, पता नहीं, अब मैं नहीं सोचता हूँ, बट ऐसा सोच सकते लोग, है ना। तो ड्रॉइड बाय पेंसिल, है ना, वहां पे जाके पहले ही रख लो ना, पेन पेंसिल तो सभी रखते होंगे ना, ऐसा तो नहीं वहां जाके भाई पेंसिल है क्या, भाई पेन है क्या, बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत करना, है ना। ओके चलो, ये 7 एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। घड़ी को टाइम, मतलब घड़ी को एकदम देखते रहो, है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहो कि कितना समय बचा है, कितना समय बचा है। बच्चे फ्लो में एक डेरिवेशन इतना लंबा लिख लेते, आराम से लिख रहे, और बाद में पता चला बड़े बड़े क्वेश्चंस छूट गए। ऐसा होता है, है ना। तो टाइम मैनेज करो, टाइम, ओके। एक बात ध्यान में रख लो कि हम लोगों को पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करना ही है, ओके। 2 आवर्स 45 मिनट्स कंप्लीट करना ही है, क्योंकि आखिरी का 15 मिनट है ना, ये तुम्हारा चेकिंग में होना ही चाहिए। तुम्हारे पेपर में तुमने क्या लिखा है ये चेक करने में जाना ही चाहिए, ओके। तो 2 घंटा 45 मिनट में अगर पेपर लिखना है तो हमको टाइम परफेक्टली मैनेज करना है, क्योंकि 2 घंटा 45 मिनट में तुमको 70 मार्क्स का पेपर लिखना है, ओके। क्लियर विद दिस? तो इसीलिए आखिरी का 15 मिनट चेकिंग के लिए रखना है हमको। तो हमको मेक श्योर करना है कि हाँ हर एक सेक्शन के बाद में देख रहे हैं कि टाइम बचा है, कितना बचा है ना, सो दैट हम लोग स्पीड अप कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत के जो क्वेश्चन 1 2 मतलब सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जो होता है ना, कोशिश करो इन 2 सेक्शंस को 45 मिनट्स में कंप्लीट करने का, 45 to 50 मिनट्स में कंप्लीट करने का कोशिश करो, इतना फास्ट। सेक्शन ए तो तुम्हारा है ना हार्डली 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए, और ये 20 से 30 मिनट, तो मैक्स टू मैक्स इधर 20 और इधर 30, 50 मिनट तुम्हारा ये है, डेडलाइन है भाई। बहुत ज्यादा अगर 1 घंटा, फिर 1 घंटे के ऊपर तो तुम्हारा सेक्शन ए भी नहीं होना ही नहीं चाहिए। ए भी मिला के 1 घंटा मैक्स टू मैक्स डेडलाइन, उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि
वो अगर गया आगे 1 घंटे के ऊपर गया तो तुम्हारे सी और डी सेक्शन पे इफेक्ट गिरने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि तुम टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि पेपर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर के बाहर आ गए, सर हमको 4 मार्क वाला आता था, हमको वो 4 मार्क के 2 छूट गए, आते हुए छूट गए। क्योंकि 4 मार्क वाले में क्या है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है ना उसमें बहुत भक्का-भक मार्क्स मिलते हैं, है ना। थ्योरी में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो तुमको उसमें कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो छूटने नहीं चाहिए तुम्हारे, है ना। सेक्शन डी के लगते बड़े क्वेश्चन है वो, लेकिन मार्क्स भी मिलते ही है वहां पे। तुमको कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत भी आ रहा है उसमें तो थोड़े बहुत के मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, लेकिन वो छूटने नहीं चाहिए ना, इसलिए टाइम मैनेज करो। ओके, सो ये था आज का हमारा वीडियो। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए प्लीज इनको नोट डाउन करो और इनके ऊपर सोचो, और जब तुम फुल पेपर की प्रैक्टिस करो तो प्लीज इनके ऊपर ध्यान दो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे बना के उसके ऊपर मैंने फुल पेपर्स अपलोड किए हैं, 2 फुल पेपर्स अपलोड किए मैंने फिजिक्स के। प्लीज उन फिजिक्स के 2 फुल पेपर्स को प्रैक्टिस करने का कोशिश करो और टाइम लिमिट के अंदर, बिकॉज जितना प्रैक्टिस होगा तुम्हारा फुल पेपर्स का आज, उतना तुमको पेपर में जाने से पहले बहुत बहुत मदद होगी, है ना। सो वो 2 फुल पेपर्स तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उन पे जाके प्रैक्टिस करना है वो फुल पेपर्स। ओके, सो दैट्स इट। हाँ, कल से, आज नहीं, कल से हम लोग क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो कल से हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स ऑनवर्ड्स मैं क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दूंगा यहाँ पे। ओके, दैट्स इट।